Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Sabra here. Today we are going to discuss irrecoverable debts and the allowances for receivables. Audience क्या है जी? कौन-कौन ये सुनेगा lecture? Number one, primarily, this lecture is for all those students who are studying any undergraduate program in HEC recognized university. For example, primarily BS in accounting and finance, or maybe the BS in accounting and taxation, e-commerce, or any discipline. Secondly, this topic is also cover syllabus of for the AFT students who are studying AFT under ACCA qualifications, and for financial accounting students who are studying under the stream of F3, F1, F2, F3. तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी थ्योरी, कैसे ये रिकॉर्ड करना है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम डिस्कशन करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को मेमोराइज करने के लिए। सो व्हाट इज इरिकवरेबल डेट? वी ऑल नो दैट जब कभी आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो आप कैश या बैंक रिसीव नहीं करते। क्रेडिट सेल्स के वजह से आपके डेटर्स क्रिएट होते हैं। अब बहुत सारी बुक्स में आपको वर्ड डेटर्स भी मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल भी मिलेगा, बिकॉज आई हैव मेंशन इन द स्टार्ट ऑफ माय स्लाइड that these recording this recording is not only for a particular syllabus, this is for as a universal syllabus for financial accounting. So irrecoverable debt means that ऐसे debt, ऐसे debtors, ऐसे account receivable जो आपको 100% श्योर है कि वो आपको रिसीव नहीं होने हैं, जैसे कि हम ये वाली बात कर रहे हैं कि वो आपको रिसीव नहीं होने हैं। क्या रीजंस हो सकती हैं जनाब? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। मे बी योर डेटर इज बैंकरप्ट, वो बिजनेस अपना बंद कर दिया, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने बिजनेस को चला सके। जब उसका केस कोर्ट में गया तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, एंड नाउ यू आर अनएबल टू रिसीव एनी डेट फ्रॉम दैट कस्टमर। माइट बी पॉसिबल योर कस्टमर वॉज अ सोल ट्रेडर एंड if he or she dies तो आपके वो डेट्स डूब गए। माइट बी पॉसिबल आपका कस्टमर मुल्क से बाहर चला गया, कहीं चला गया, डिसऑनेस्ट हो गया। नाउ यू आर 100% श्योर कि ये डेट्स आपको नहीं मिलने, तो इन डेट्स को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? हम इनको इररिकवरेबल डेट्स बोलेंगे। बहुत सारी बुक्स में ये इररिकवरेबल डेट्स आपको बैड डेट्स भी मिलेगा। सो सेम मीनिंग्स फॉर बोथ वर्ड्स। तो जब आपके पास ये रिकवरेबल डेट्स होंगे, इट मीन्स दैट यू आर नॉट नो लॉन्गर टू रिसीव दीज डेट्स। These are irrecoverable, and according to matching concept, this is your expense of the year, and you have to write off immediately these expenses were into the SOPL. How you will decrease your profit? कैसे करेंगे? जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको ये बात बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कुछ डेट्स को इररिकवरेबल कर दिया आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 8 months, आफ्टर 9 months, वट एवर द टाइम पीरियड इज दैट। आपके जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं वो जानबूझ के आपको धोखा नहीं देते हैं। कभी बहुत दफ़ा, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बैंक्रप्सी की वजह से आपको पे नहीं कर पाते, या ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट कैश फंड्स उस टाइम पे आपको पे नहीं कर पाते, और आपने उनको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया होता है, इनरिकवरेबल डेट्स डिक्लेयर कर दिया होता है, तो अब वो आपको पे करना पड़ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। जब आपके पास इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं तो वो आपकी इनकम ही की तरह ट्रीट किए जाएंगे, एंड यू विल इंक्रीज योर प्रॉफिट। इरिकवरेबल डेट जब आप रिकवर करते हैं तो सिंपल एंट्री आप क्या करेंगे? बैंक डेबिट एंड इरिकवरेबल डेट क्रेडिट। मतलब आप अपने उस साल के करंट ईयर के एक्सपेंस को डिक्रीज कर सकते हो, या आप अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये वो डेट्स थे जो कि आपको 100% श्योर था
कि जनाब ये आपको रिसीव नहीं होने हैं। अब हम उन डेट्स की बात करते हैं कि जो आपके कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स के केसेस इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं और आप ईयर एंड पे पहुंच गए हैं एंड यू डोंट नो कि जज साहब क्या फैसला करेंगे या क्या नहीं फैसला करेंगे, लेकिन आपके लॉयर आपके पास आते हैं और वो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हमारा जो कस्टमर है वो केस हार जाएगा और वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको लगता है कि आपका कस्टमर बैंकरप्ट हो सकता है, आपके ये डेट्स डूब सकते हैं, यहाँ पे तो 100% श्योरिटी थी ना कि ये डूब गए, ये खत्म हो गए, ये अब नहीं रिसीव होने, नो लॉन्गर रिसीव, लेकिन यहाँ पे बेटा जी आपको ये लगेगा कि ये रिसीव हो सकते हैं बट यू आर नॉट श्योर। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर तो आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 वो क्या होता है, अभी इस स्टेज पे आप बहुत से स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आएगी, लेकिन लेटर ऑन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कंपनीज को, बिजनेसेस को प्रोविजंस क्रिएट करनी होती है, अलाउंसेस क्रिएट करने होते हैं उन एक्सपेंसेस के जिनके अभी कंफर्मेशन के होने के लिए 1 या 2 इवेंट्स का आप वेट कर रहे होते हैं, मतलब अभी जज साहब की हेयरिंग होनी है और फैसला आना है। लेकिन हम एक रूल पढ़ते हैं, इफ़ यू रिमेंबर कि जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट पढ़े थे। नंबर 1 मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसके तहत हमने अपना ये वाला एक्सपेंस जो है बेटा जी रिकॉर्ड किया और इमीडिएटली पे अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है? डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस एंड डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर रेवेन्यूज एंड योर एसेट्स। सो दिस इज द एक्सपेंस। और एक और एग्जाम्पल मैं हमेशा आपको क्लास में देती हूँ कि अगर आपको अंधेरे कमरे में भी लॉसेस के कदमों की आवाज़ सुनाई दे तो उन लॉसेस को, उन एक्सपेंसेस को, होने वाले एक्सपेंसेस को इमीडिएटली बेसिस पे पकड़े और उनको रिकॉग्नाइज कर दीजिए क्या एज एन एक्सपेंस। तो अब हमने क्या करना है, हम अपने उस अलाउंस को, बहुत सी बुक्स में आपको प्रोविजन का वर्ड भी मिलेगा, सेम मीनिंग, अलाउंसेस को आप इंक्रीज करेंगे और उसको एक्सपेंस डिक्लेयर कर देंगे और एस एसओपीएल में एक्सपेंस चार्ज कर देंगे और अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे। सम टाइम आपके पास कोई प्रीवियस अलाउंस अवेलेबल होगा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अभी आगे जाके बोर्ड के ऊपर भी मैं आपको की हुई एग्जांपल रिवाइज करूंगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग अलाउंस आपके पास है और वो डिक्रीज हो रहा है, अब आपको ज़्यादा अलाउंस रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा हो गया, आपके क्रेडिट कस्टमर्स बहुत अच्छे हो गए, अब देयर आर लेस चांसेस कि आपके पास आपको ये प्रोविजन रखने की या ये अलाउंस रखने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस अलाउंस को डिक्रीज कर देंगे और डिक्रीज करके आप उसको अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देंगे या आप अपने इनकम को इंक्रीज कर देंगे। So this is the general idea which we already studied in the classroom. This is just the reinforcement or you can say recap of the concepts which we studied in the different classrooms. Now फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स गुजर गए। मैचिंग प्रिंसिपल अभी मैंने आपको पीछे बताया क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल, मैच करंट ईयर इनकम वर्सेस करंट ईयर एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से हमने अपना बैड डेट जो है वो एक्सपेंस चार्ज किया था। Irrecoverable debts and allowances. Irrecoverable debts treated as an expense we have just studied, written off to the statement of profit and loss or reduce the receivables and profit. So what will be the entry? आप सब लोग थोड़ा सा सोचे और आपके जहन में अपनी एंट्री आ जाएगी। आप अपने बैड डेट्स को, इरिकवरेबल डेट को डेबिट करेंगे और आप अपने रिसीवेबल्स को या डेट्स को क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर देंगे वहाँ से। एंड इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड अगर होते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस irrecoverable debts written off, increase cash and increase the profit, debit cash and credit the irrecoverable debts recovered. That's it. Allowances for receivables, as we have studied earlier, amounts which may not be collected, may not be, but if it is 100% sure that amounts not collected तो इसका मतलब वो irrecoverable debts है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि may not, what is the keyword to recognize the allowances? That is the may not. If it is a may not, then it is allowances for receivables or the provision of the receivable.
some persons to believe that the receivables cannot or will not pay. You are in a doubt, पे करेगा नहीं करेगा, okay. There must be some evidence to support creation of allowances. For example, overdue, disputed. आपने एक लेटर मोहब्बत वाला लिखा, भाईजान हमारे पैसे दे दें, दूसरा लिख दिया भाईजान हमारे पैसे दे दें, तीसरा लिख दिया हमारे पैसे दे दें, आपने धमकी वाले फोन भी कर दिए, आपने काफी अच्छे हाथ से लोग भी भेज दिए कि जाएं जी ऑफिस से पर्सनली फिजिकली जाके पैसा कलेक्ट करवा के लाए, नहीं हुआ. यू हैव एविडेंस. एक ये लड़ाई झगड़े में मामला चला गया. तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस एज एन एक्सपेंस बट विद द हेल्प ऑफ द अलाउंसेस. So make an allowance against receivables that is a specific allowance for these receivables. Okay, so which I have told you earlier, और हमने ये चीज बोर्ड पे भी पढ़ी थी, इसलिए मैंने बोर्ड वाली ही चीजें यहाँ पे आपको कॉपी कर दी हैं ताकि आप फेमिलियर रहें कि हमने क्लासरूम में क्या पढ़ा था. अच्छा जी, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दी है जी. 300 डेट इज नॉट रिकवरेबल. इरिकवरेबल डेट्स डेबिट 300 से एंड बैड डेट्स या बैड डेट्स डेबिट 300 से एंड अकाउंट रिसीवेबल 300 से क्रेडिट. वो मेरे सारे स्टूडेंट जो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़े हुए हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा कि मैंने बताया था कि रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स का मतलब रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ही है. ओके, सो दिस इज द एंट्री. इरिकवरेबल डेट्स डेबिट एंड योर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. सिंपल इज दैट. नाउ the point is this: irrecoverable debt entry is very simple. Irrecoverable debts entry is very simple, but there is some confusion जो बहुत सारे students को आती है. How we will treat increase in the allowance and decrease in the allowance. आज ये वादा पूरा हो रहा है कि जी मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगी ताकि आप लोग एक एक्सटेंसिव डीप स्टडी कर सकें, थॉरली स्टडी कर सकें कि इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे उन स्टूडेंट्स की तरह समझना है जो कि प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, जो कि ACCA या CA के स्टूडेंट्स हैं. तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वही है. अच्छा जी, जब आपके पास इन सारी एंट्रीज को सिर्फ अभी आप एंट्रीज के तौर पे समझें कि इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो आप एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और कहाँ डेबिट करेंगे? ऑब्वियसली SOPL में डेबिट करेंगे ना. एक्सपेंस क्या होगा? इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा. और आप क्रेडिट किसको करेंगे? अच्छा, अब ये वो डेटर्स हैं जिनको 100% श्योरिटी नहीं है कि ये रिसीव नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करेंगे. हम किसको क्रेडिट करेंगे? हम उस प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे, उस अलाउंसेस को क्रेडिट करेंगे जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कि ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको वक्ती तौर पे कहाँ पे क्रेडिट किया? हमने उसको वक्ती तौर पे अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स में क्रेडिट किया. अच्छा, CA और ACCA के स्टूडेंट्स के लिए और मेरे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्लास ऑफ अकाउंट से, तो बहुत दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम इसका क्लास ऑफ अकाउंट क्या होगा? तो बेटा जी, इसका क्लास ऑफ अकाउंट यही है कि ये एक नेगेटिव एसेट है. क्यों नेगेटिव एसेट है मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि हम अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स को SOFP के अंदर से रिसीवेबल्स में से माइनस करते हैं. प्रेजेंटेशन हम माइनस करेंगे लेकिन हम एंट्री में अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे. सो प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर ओवर हियर. नाउ व्हाट इज द एंट्री फॉर डिक्रीज इन द अलाउंस? नाउ यू विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस. अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स डेबिट कर दोगे और क्रेडिट कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या आप इस SOPL को क्रेडिट करोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट we will do with the help of irrecoverable debts. Irrecoverable debts, ये मैं एब्रीवेशन लिख रही हूँ. और यहाँ पे आप लोग irrecoverable debts के जरिए ही आप क्या करेंगे? आप इसको डेबिट करेंगे. सो SOPL डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कि आप अपने irrecoverable debts को ही डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो. ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड ताकि हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी देख सके और समझ सके. हाउ टू कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंसेस. नेक्स्ट स्टेप जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेट कैसे करना है.
अच्छा, when you talk about undergrads, तो उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर जरा लीनियंट होता है, वो आपको इंक्रीज और डिक्रीज अलाउंसेस खुद ब खुद बता देता है कि इतने से इंक्रीज कर दो, इतने से डिक्रीज कर दो। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरियाज में आते हैं, टॉपिक में आते हैं, वो आपको सिर्फ परसेंटेजेस देता है, एडजस्टमेंट्स डाल देता है और आपसे कहता है कि आप खुद इसको इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट करें। सो वेरी सिंपल, जस्ट इन 2 steps you can find out how to calculate increase or decrease in allowances. Step 1, calculate new allowance. What is the formula to calculate new allowance? Is equal to closing receivables. Closing receivables means that आप सबको पता है कि closing receivables की अगर मैं बात करूंगी तो इसका मतलब ये है कि receivables जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में हैं, आप उसमें से वो तमाम बैड डेट्स, वो तमाम इरिकवरेबल डेट्स माइनस कर देंगे जो कि एट 31 दिसंबर डेट पे हुए हैं, मतलब जिनको हम न्यू बैड डेट्स कहेंगे। एक तो ओल्ड बैड डेट्स होंगे जो कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में होंगे। न्यू बैड डेट्स आपको कहाँ मिलेंगे बेटा जी? न्यू बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर मिलेंगे। सिंपल इज दैट, मल्टीप्लाई बाय अलाउंसेस परसेंटेज, तो आपके पास न्यू अलाउंस आ जाएगा। ये न्यू अलाउंस कहाँ जाना है? ये न्यू अलाउंस आप लोग प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये SOFP में आपने भेजना है। कैसे? आपने SOFP में अकाउंट रिसीवेबल में से ये माइनस करना है। What is the step 2? Step 2 is how to calculate the increase or decrease. Simple formula, new allowance minus old allowance. If your new allowance is greater than your old allowance, it means there is increase in allowance. If your new allowance is less than your old allowance, it means there is a decrease in your allowances. So I can mark the sign on decrease or increase. Okay, hopefully this is clear. Now for further clarification, this is the format of the allowances for receivables. The opening balance of the allowances for receivables कहाँ से आएगा बेटा जी? It will come from trial balance obviously. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा और ये कहाँ से आएगा? ये ट्रायल बैलेंस से आएगा। ये क्लोजिंग अलाउंस कहाँ से आया? ये क्लोजिंग अलाउंस आया जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप में न्यू अलाउंस कैलकुलेट नहीं किया, ये वही है। हमने अभी न्यू अलाउंस कैलकुलेट किया है प्रीवियस स्लाइड में। दिस इज द सेम अलाउंस जिसको आप क्लोजिंग अलाउंस कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने ओपनिंग यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग यहाँ लिख दिया और आपने कहा इंक्रीज इन अलाउंस जो आपके पास वहां पे आया। अच्छा, दीज आर, अगर तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस लेस है और आपका क्लोजिंग बैलेंस इज ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। जिन स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग फिगर के बारे में समझ नहीं आ रहा, दे कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए। आप सिंपल वहां पे फॉर्मूला में कैलकुलेट करें, इंक्रीज आता है तो आप इसको क्रेडिट कर दें, डिक्रीज आता है तो आप इसको डेबिट कर दीजिए और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिंपल इज दैट। ओके, so with the help of this is your receivable ledger account, allowances for receivables ledger account. रिकवरी ऑफ एन इरिकवरेबल डेट मैंने पीछे भी बोल दिया था आपको कि उसकी एंट्री करेंगे आप बैंक डेबिट और क्रेडिट कर दोगे इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, मतलब SOPL में एज ए इनकम चार्ज कर दोगे, इनकम लिख दोगे। नाउ देयर आर 3 केसेस माय डियर फॉर योर बैडर्स और रिकवरेबल डेट्स। पहला केस, allowances for receivables. Case 1, when there is no previous allowance exist. When there is no previous allowance exist, कहाँ? ट्रायल बैलेंस में नहीं है जनाब। हमारा नया बिजनेस है, हम पहली दफा ही अपने, या हमारे कस्टमर बहुत अच्छे थे और वो हमेशा टाइम पे करते थे, लेकिन अब चूंकि हमारा डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा वीक हो गया है या हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा हो गए और उनमें अब वो भी कस्टमर्स आ गए हैं जो पे नहीं करते, जिसकी वजह से इस दफा हमें अपना अलाउंस क्रिएट करना पड़ रहा है। सो देयर इज नो प्रीवियस अलाउंस एग्जिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं $50,000 के और आपके पास इरिकवरेबल डेट्स हैं 2,000 के। अच्छा, नाउ दिस इरिकवरेबल डेट्स आर न्यू बैड डेट्स। ये आपके पास वो बैड डेट्स हैं जो कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में नहीं है। कहाँ हैं? एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए बेटा जी? एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। सो क्रिएट अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल।
First entry you will pass for this new allowances. And what was the entry? I have told you earlier in the previous slides, irrecoverable debts, debit, and trade receivables, receivable debtors, receivable ledger control account, whatever you want to say, because बहुत सारे ओ लेवल्स के बच्चे भी ये देखेंगे, अंडर ग्रेड्स के भी देखेंगे, एसीसी के भी देखेंगे, सीए के भी देखेंगे. तो मेरी कोशिश यही है कि वो तमाम ऑडियंस जो कि बैड डेट्स को समझना चाहती है डिटेल के साथ, उनके लिए ये हेल्पफुल हो ये रिकॉर्डिंग. सो इरिकवरेबल डेट्स 2000 से डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल 2000 से क्रेडिट एज वी हैव. अच्छा, अब ये इरिकवरेबल डेट्स एसओपीएल में चले जाएंगे, ये ट्रेड रिसीवेबल हमारे ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएंगे. व्हाट इज द स्टेप 2? कैलकुलेट अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स. means how to calculate allowances for receivables. We had the formula net trade receivables multiply by percentage. How you will calculate the net trade receivables? This is the trade receivables ledger account. आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कितने ओपनिंग आपको दिए थे डेटर्स? 50,000 थे हमारे उस स्लाइड में. और हमारे पास ये चीज जो हमारे पास आई थी बेटा जी, आई मस्ट यूज सम डिफरेंट कलर ऑन दी स्लाइड. दिस इज, ये एंट्री मैंने पिछले स्लाइड पे पास की थी, इरिकवरेबल डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. तो उसको मैंने पोस्ट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल में. तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया बेटा जी? 48,000. दिस इज द नेट क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल्स टू यूज इन दिस फॉर्मूला विच इज 48,000. और परसेंटेज क्या गिवन थी पिछले स्लाइड पे जी? परसेंटेज गिवन थी 10%. राइट जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4800 आ गया. अब चूंकि हमारे पास कोई भी ओल्ड अलाउंस नहीं था, ओल्ड अलाउंस नहीं था, तो हमने क्या किया? यही हमारे पास न्यू अलाउंस आ गया, यही हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस आ गया. तो एंट्री क्या बोली थी जी मैंने? इरिकवरेबल डेट्स डेबिट 4800 से और अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स क्रेडिट 4800 से. क्लियर हो गई बात? Now the presentation time. How you will present this 4800 in SOFP and in SOPL? Simple is that in SOFP under the heading of the current assets you will show your account receivable closing balance 48,000 and you will show less allowances for receivables debt 4800 and the balance is your 43,200 under SOFP, right? एसओपीएल में कितना बैलेंस जाना है जनाब? इरिकवरेबल डेट्स का लेजर आप ओपन करेंगे, इरिकवरेबल डेट में पहली एंट्री आ गई अकाउंट रिसीवेबल से 2000 और दूसरी एंट्री हमारी ये वाली आ गई, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है 4800. अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल इंक्रीज कर गया 4800 से. दिस टोटल अमाउंट 2000 प्लस 4800 विल बी चार्ज्ड इन एसओपीएल एज एन एक्सपेंस. And how you will show the allowances for receivable balance? Opening balance we have 0 as per the question, and then the next entry in this ledger is allowances for receivables credit. We have done credit over here due to increase in the allowances, and this is the carry down balance which is 4800 and this balance will be shown in the SOFP which I have just show you here. So dear, this is the all about how you will calculate allowances for receivables if there is no old allowance available in the trial balance and there is a new bad debts as well. Okay, now we are in case 2. Case 2 means that when there are some allowances for receivables already existing in the accounts in the trial balance. For example, in this question we have trade receivables 100,000, irrecoverable debts 5,000 and allowances for receivable, you see these in red font 10,000. So first of all we need to pass an entry for irrecoverable debts debit 5,000 and trade receivables credit 5,000. Your next entry अभी यहाँ पे तो ये अमाउंट लिखी हुई है लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है. तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे? आप ये वर्किंग करेंगे. And how you will do this working? Step 1, step 2. Step 1, calculate new allowances. I have given the formula in the previous slides. So net trade receivables multiply by percentage.
इसका लेजर मैं आपको अगली स्लाइड पे अभी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ देखिए कि ट्रेड रिसीवेबल आपको नजर आ रहे हैं 100,000 और आपके पास इरिकवरेबल डेट्स हैं 5,000, तो आपने 100,000 माइनस 5,000 किया एंड यू गॉट 95,000 योर नेट ट्रेड रिसीवेबल्स और योर क्लोजिंग डेटर्स। सो मल्टीप्लाई बाय ये जो 20% बेटा आपको नजर आ रहा है, 20% से मैं इस वक्त क्लासरूम में काम कर रही हूँ और ये जो 25% होमवर्क है ये आप लोगों ने अभी लेक्चर सुनने के बाद इसको अप्लाई करना है 25% के साथ और आपने कैलकुलेशंस करनी है। सो द फॉर्मूला 95,000 मल्टीप्लाई बाय इन दिस क्वेश्चन 20%, यू कैन सी $19,000। हमारा न्यू अलाउंस कितना आ गया? $19,000। You can see already allowances for receivables are existing in the accounts which is $10,000। हमारे पास एक ओल्ड अलाउंस पड़ा है जो कि 10,000 है और हमारा न्यू अलाउंस कितना आ गया जी? 19,000। तो प्लीज जल्दी से विद इन 2 seconds जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच is increase? Old allowance is 10,000 and new allowance is 19,000. It means 10,000, 19,000 minus 10,000 is 9,000, which is increase in allowance. So entry अभी हमने पढ़ी, irrecoverable debts debit and allowances for receivables credit. Simple is that. Okay. So these are the working for the step 2 जो मैंने अभी की, इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। न्यू अलाउंस 19,000 एज पर द प्रीवियस स्लाइड and the old allowance as per the previous slide, the data already existing in the question 10,000 and the increase in allowance is showing here 9,000. What is the total अच्छा अब क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो जो ACCA वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो MCQ स्टाइल है, वो वहां पे पूछा जाएगा जी व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ इरिकवरेबल डेट्स विल बी चार्ज इन द SOPL। तो आप सिंपल इज दैट, आप इरिकवरेबल डेट्स का लेजर बना लें और अगर आपसे वो पूछता है कि जी बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जानी है, तो वो हमें पता है वो 19,000 जानी है। सेम ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10,000, हमने ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस स्लाइड में, वो हमने कैरी डाउन बैलेंस में लिख दिया। यू कैन सी द बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग हियर 9,000। जिन स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग फिगर निकालने में प्रॉब्लम होता है प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, सिंपल फॉर्मूला में कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे इनपुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस 19,000 जो मैंने स्टार में शो किया है, ये आपका 19,000 बेटा जी SOFP में शो ऑफ होना है नेगेटिव। और ट्रेड रिसीवेबल का आपका क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ से गिवन था? हमें क्वेश्चन में गिवन था। और इरिकवरेबल डेट्स हमने एंट्री पास की तो वो यहाँ पे क्रेडिट होगी। कैरी डाउन बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज 95,000। क्लियर? इरिकवरेबल डेट्स हाउ मच विल बी चार्ज इन द SOPL, उसका आंसर ये है। ट्रेड रिसीवेबल से इरिकवरेबल डेट्स में एंट्री हमने की थी इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, तो इरिकवरेबल डेट को डेबिट किया 5,000 से। दूसरी एंट्री हमारे पास कहाँ से आई बेटा जी? दूसरी एंट्री हमारे पास आई थी इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंसेस वाले से, तो अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स 9,000 से हमारा इंक्रीज हो गया था और इरिकवरेबल डेट हमने डेबिट कर दिया। सो द टोटल एक्सपेंस विल बी चार्ज इन द SOPL 14,000। 9,000 plus 5,000 is equal to 14,000. So what is balance of trade receivables in SOFP? दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। वो तमाम स्टूडेंट जो BSAT का एग्जाम देना है, जिन्होंने BSAT का एग्जाम देना है और उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़नी है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़नी है, मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में शुरू में हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करके दे, लेकिन बट आई एम 100% श्योर कि जैसे ही एडवांस टॉपिक आएंगे एग्जामिनर आपको पूछेगा कि आप खुद कैलकुलेट कीजिए। तो हमने ये सारा प्रोसीजर कैलकुलेट किया और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने लाइक ACCA की स्टडीज करनी है और उन्होंने F3 में एक क्वेश्चन करना है जो कि उनका टास्क पे क्वेश्चन है, सेक्शन B का क्वेश्चन है जिसको हम स्ट्रक्चर क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसमें भी वो कैलकुलेट करवाएगा। तो हाउ यू विल शो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग, दूसरी हेडिंग आपके पास करंट एसेट्स की आ रही होगी SOFP में, वहां पे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से यहाँ लिखने हैं? क्लोजिंग, जो प्रीवियस स्लाइड में कितने थे जनाब? 95,000 थे, लेस अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। लुक एट दिस, मैंने फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग, क्लोजिंग या न्यू अलाउंसेस 19,000 हमने कैलकुलेट किए थे। सो द नेट क्लोजिंग
account receivable for the current year is 76,000, my dear. Okay, easy. Next case, this is the SOPL disclosure. How will show in the SOPL? ग्रॉस प्रॉफिट आप लिख लेंगे. दिस इज जस्ट एक्सट्रैक्ट. ये ना समझिएगा कि बाकी का एसओपीएल कहाँ गायब हो गया. कुछ बच्चे हमारे पास साइंसदान होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा एसओपीएल क्यों है, बाकी के एक्सपेंसेस कहाँ है. तो बेटा जी, दिस इज जस्ट द एक्सट्रैक्ट, जिसमें मैंने सिर्फ इररिकवरेबल डेट्स ही के बारे में लिखना है. तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इररिकवरेबल डेट्स 14,000 कहाँ से आया. मैंने आपको अभी पीछे एक लेजर दिखाया था जिसमें मैंने उसका टोटल किया था 5,000 प्लस जो आपका इंक्रीज इन अलाउंस आया था उसको प्लस करके 9,000, तो टोटल वॉज 14,000. ऐसे चला जाएगा ये एसओपीएल में. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा फुल फ्लज एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्पेसिफिकली जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ केस 3. when yes there is allowance receivable in the accounts, already trade आपके पास ट्रायल बैलेंस में allowances है, लेकिन there is a chance of decrease in allowance. how? एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास लेजर में नज़र आ रहे हैं 15,000. आपके हम अज्यूम करते हैं इस दफ़ा कोई न्यू बैड डेट्स नहीं है तो ज़ीरो है, क्योंकि मैं हर तरह का केस करके आपको दिखाना चाहती हूँ ना कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है. ऑलरेडी अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स हमारे पास 10,000 है. फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू क्रिएट 5% अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स इन दिस एग्जाम्पल राइट नाउ, एंड दिस 3% इज फॉर योर होमवर्क माई डियर. याद रखिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए. जब आप ये समझ लेंगे तो ये आपने घर में इसको अटेम्प्ट करना है. वर्किंग अगेन स्टेप 1, चूंकि अब हमारे पास इररिकवरेबल डेट्स नहीं है तो इसलिए हमने आज यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड्स में एंट्रीज की थी रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो एंट्री नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद वर्किंग कैलकुलेट न्यू अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स. नेट रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. होपफुली अब तक फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट हो गया होगा, ज़बानी याद हो गया होगा. नेट रिसीवेबल्स 1,50,000. इस दफ़ा माइनस करने के लिए कोई बैड डेट नहीं है नया, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे 1,50,000. मल्टीप्लाई बाय 5%, क्वेश्चन में गिवन है 5% हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास न्यू अलाउंस आ गया. व्हाट वी हैव अ न्यू अलाउंस माय डियर, वी हैव अ न्यू अलाउंस इज $7,500. सो नाउ हाउ मच यू हैव ओल्ड. अच्छा, ज़बानी नहीं करते, हम स्टेप 2 में फॉर्मूला में जाते हैं. हेयर इज योर फॉर्मूला. स्टेप 2, इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस, न्यू अलाउंसेस माइनस ओल्ड अलाउंसेस. So new allowance is 7,500, old allowance is 10,000. It means there is an increase in allowance 2,500 से decrease हो गया, कम हो गया. अब इस कम हुए हुए अलाउंस को हम एंट्री क्या करेंगे, हम पीछे पढ़ के आए हैं एंट्री क्या करेंगे, अब हम एंट्री करके देखते हैं. सिंपल. अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल 2,500 से डेबिट और इररिकवरेबल क्रेडिट 2,500 से. इररिकवरेबल डेट क्रेडिट करने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं जी, हम अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, या हम अपनी इनकम्स को इंक्रीज कर रहे हैं. ऑलरेडी रिकवरेबल डेट, यहाँ पे हमारे पास कोई डेट नहीं है, ना हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ना था और ना हमारे पास कोई न्यू बैड डेट आया. सिंपल इज दैट, हमने इस एंट्री को उठाया और इसमें पोस्ट कर दिया 2,500 से, और हमारे पास यही जो है एसओपीएल में एज एन इनकम चली जाएगी. अच्छा जी, अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस वी हैव 10,000. ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया था बोर्ड पे, तो यू डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ 10,000. इसको हम रिमूव कर देते हैं और आई कैन जस्ट शो यू द न्यू अकाउंट. सपोज दिस इज योर 10,000 हेयर, और आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं, कितनी अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, इट इज 2,500 से. आज आप मेरे लिखने के स्किल्स बोर्ड पे ना परेशान होइएगा ज़रा. आई थिंक सो. I just remove it and try to be decent with the small, you know. You will just show your 2,500
100, which is your decrease in allowance, and you have a 10,000 allowances over here, which is your opening balance. Yeah, so carry down balance you will be here. ये जो अमाउंट ओवरलैपिंग हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, बाकी आपका अलाउंस का लेजर यही है. So 7500 is your SOFP balance. How you will show this SOFP balance? This is in your current assets, receivables, closing 50,000 less closing receivable, which is your new allowances as well. So 7500 माइनस करेंगे आप, और आपके पास नेक्स्ट जो भी बैलेंस आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके यहाँ पे आप लोग इसका बैलेंस को लिख देंगे. ओके जी, आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए. और हमारा ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो चुका है, एंड हो चुका है. और आप अपने SOPL में क्या लिखेंगे जी? आप अपने SOPL में ये आप अपने एक्सपेंसेस को 2500 से डिक्रीज शो कर देंगे यहाँ पे. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच कि आप ऑलमोस्ट कुछ 36-37 मिनट्स के लिए आपने ये वीडियो देखा. और आई होपफुल नाउ कि वो स्टूडेंट्स जो सारे इस वक्त यूनिवर्सिटी में मेरे BSAF के, अंडर ग्रेड्स के या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हमेशा ये कंप्लेन होती है कि हमें उस लेवल का टॉपिक क्यों नहीं आ पाता जो कि प्रोफेशनल स्टडीज़ में आता है, तो वहाँ पे सिर्फ इशू ये होता है कि हमारे पास टाइमिंग ज़्यादा होते हैं, यहाँ वहाँ पे लेक्चर ज़्यादा एलोकेट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है. ये उस गैप को ख़त्म करने के लिए ये रिकॉर्डिंग दी गई है, ताकि आपके पास एक सप्लीमेंट नॉलेज के लिए भी कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जिससे आप बेनिफिट ले सकें. Thank you so much. Hopefully see you in the next video for the next topic. Take care. Allah Hafiz.